बीच हम्म। में एक दो बार मन हुआ कि अब नहीं हो रहा है, कुछ और करते हैं, बट लेकिन अंदर से एक था, उम्मीद था कि नहीं यार चलो एक बार और ट्राई मारते हैं। और फाइनली ये था कि जब तक एज है तब तक ट्राई करता हूँ, कल को मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में जो है पूरी फुल पोटेंशियल से मेहनत नहीं की। वर्क प्रेशर वहाँ काफ़ी ज़्यादा था। हमें अराउंड 12 12 आवर्स तक ड्यूटी करनी होती थी, और सैलरी के नाम पे वही 10,000 टू 50,000 का रेंज हुआ करता था। तो आपको भी पता है कि मैम बैंकिंग में जितनी अच्छी सैलरी है, वो काफ़ी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अच्छी सैलरी मिलती है बैंकिंग में। मेरा स्टार्टिंग का जो सबसे वीक सब्जेक्ट था वो रीजनिंग सेक्शन था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर ही रीजनिंग चैप्टर है। काफी बच्चे हैं जो मेरे नॉलेज में जो ओली बोर्ड के देख के पढ़े हैं और आज क्वालिफाई किए हैं। जैसे मुझे तो मान लीजिए काफी समय लग गया, 10 ईयर्स का समय लग गया क्वालिफाई करने में, बट मेरे कई सारे ऐसे, मैं जब बैंकिंग इंडस्ट्री में आया हूँ तो मेरे के साथ जो ज्वाइन किए हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले जो 1 ईयर या 2 ईयर का टेंथ में ही क्वालिफाई कर ले गए हैं। उनका भी ज्यादातर परसेंट जो सब उन्होंने टीचर्स, होली बोर्ड के टीचर्स को बैठ के दिया है। Hello everyone, welcome to Olive Board. Today we have with us Deepak Prajapati who has successfully cleared the IBPS RRB PO exam and has joined Uttar Pradesh Gramin Bank. His journey is truly inspiring and this session will be extremely helpful for all aspirants preparing for the upcoming exams. Thank you Deepak for joining us today and once again congratulations on your achievement. थैंक यू मैम। थैंक्स लॉट मैम। Can you introduce yourself before we jump into the exam topic? Let us hear from you कि आपका educational qualification आपके बारे में थोड़ा जानते हैं. My name is Deepak Prajapati, and I have studied my graduation from BCom subject, and then pursued my MCom subject. And my father work as a gardener work, and my mother is a housewife. And from after 2012, I passed in 2012 12th exam. After that, I dreamed about my, so I carried on my dream, and after graduation, I started preparing for my banking exam. But unfortunately, I'm not able to clear my banking exam till 2023. And in as last for 2024, I have cleared my IBPS or RBPO exam in my first interview section. And my Okay. financial background So is not so good, so I have to work a lot for my basic needs. Um, the journey to becoming an RRBPO officer is really a very long journey for you because आपने बहुत पहले से preparation कर रहे थे. You were attempting for exams and जी मैम। then you finally succeeded 2024. तो it's been almost 10 years कि आपका ये journey चल रहा है. जी मैम। जी हाँ, तो 10 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इट्स अ डेकेड एंड ऑफ कोर्स आपके लाइफ में बहुत ही ऐसे चेंजेस आए होंगे मे बी. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा नहीं ये छोड़ देते क्या इतना करना है कुछ अलग प्राइवेट में देखते हैं, ऐसा कभी भी नहीं लगा और क्या आपको, मतलब नहीं मैम, कैसा हुआ था ऐसा आपका सिचुएशन? मतलब मेरा मैम पहले से एम फिक्स था कि मुझे जो है बैंकिंग ही ज्वाइन करनी है। और मैं ओके. एक्चुअली शुरुआती दौर में मुझे जो गाइडेंस थी वो सही नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे डिले हो गया। तो चूंकि हाँ. मैं, जैसा कि मैंने 2020 में जब बॉलीवुड बॉलीवुड से मैंने टेस्ट मॉक्स लगाना शुरू किया, चूंकि ये मेरा सेल्फ रिलायंस था, मैंने अपने से ही ये चीज़ों को एनालिसिस किया था, चूंकि मैं स्टार्ट किया था। और बीच हम्म. में एक दो बार मन हुआ कि अब नहीं हो रहा है, कुछ और करते हैं, बट लेकिन अंदर से एक था, उम्मीद था कि नहीं यार चलो एक बार और ट्राई मारते हैं। और फाइनली ये था कि जब तक एज है तब तक ट्राई करता हूँ, कल को मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने अपनी लाइफ में जो है पूरी फुल पोटेंशियल से मेहनत नहीं की। ये था कि एक अंदर से इच्छा थी या लगन था या जो भी कहिए, जो मतलब था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं इतनी क्रैक कर लूंगा। तो बस यही था जिसके चलते मैं 10 साल तक लगा रहा, और फाइनली मैंने IBPS भी क्रैक किया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है. मतलब 10 years लोगों का दो तीन अटेम्प्ट में नहीं होने से भी दे जस्ट गिव अप एंड आपने 10 years यू हैव स्ट्रगल एंड एज यू हैव मेंशन कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना ठीक नहीं था, तो हम्म। लाइक मैनेजिंग योर फाइनेंसेस एंड देन स्टडिंग फॉर द एग्जाम विद डिटर्मिनेशन इट्स अ वेरी बिग थिंग. मतलब 10 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक जी हेड्स अप मैम। एंड इट्स वेरी नाइस. मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये सुन के आपसे. एंड ओके, सो अभी हम 10 years को छोड़ के भी प्रेजेंट पे आते हैं. तो अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हो और आपका मतलब ये आपका फर्स्ट पोस्टिंग ही है तो कैसा लग रहा है अभी आप वहाँ पे? मैम काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं प्राइवेट नौकरी मैंने किया हुआ है। मैंने प्राइवेट एक पेमेंट बैंक भी ज्वाइन किया था जहाँ पे मैं कैशियर के पोस्ट पे था। बट ओके. वर्क प्रेशर वहाँ काफ़ी ज़्यादा था। हमें अराउंड 12 12 आवर्स तक ड्यूटी करनी होती थी,
और सैलरी के नाम पे वही 10,000 to 50,000 का रेंज हुआ करता था। जो उतने में जो है हमारी चीजें जो है जरूरतें पूरी नहीं होती थी। उसके अलावा भी आप कहीं भी अदर सेक्टर में भी जाएंगे तो एज अ नॉर्मल ग्रेजुएट जो पर्सन होते हैं उनको मैक्स टू मैक्स 20,000, 20,000, 25,000 से ज़्यादा सैलरी कहीं अफोर्ड नहीं होती है। प्लस उनके साथ टाइम कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। बट क्योंकि ये जो मेरा गवर्नमेंट जॉब है जिसमें मेरी पहली पोस्टिंग हुई है, ये मेरी पहली पोस्टिंग हुई है बलिया रीजन में, यूपी के बलिया रीजन में। और जो यहाँ पे हमारा वर्किंग आवर है वो 10 to 6 है, जिसमें ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। एकदम फ्लेक्सिबल वर्क है। सभी एम्प्लॉयज है अपना अपना काम अच्छे से जानते हैं, सभी को अपना काम पता है। और फ्लेक्सिबल आवर्स है और एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर के हैं सब। और सैलरी की बात करें तो आपको भी पता है कि मैम बैंकिंग में जितनी अच्छी सैलरी है वो काफ़ी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अच्छी सैलरी मिलती है बैंकिंग में। तो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का 6 मंथ का काफ़ी अच्छा रहा है। ग्रेट। अच्छा लगा मुझे सुन के, मतलब आपने इतनी मेहनत की उसके बाद अभी आपको जो जॉब रोल मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप उससे खुश हो, मुझे अच्छा लगा सुन के। आपने बैंकिंग की अभी 10 इयर्स में अभी आपने बहुत सारे ऐसे हो गए कि ये सब गलतियां आपने की है और आपने वो सुधारा भी है इन दिस 10 इयर्स ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। तो आपने कौन सी वो गलतियां की थी जो अभी आप नहीं चाहते कि अभी जो एग्जाम देने वाले हैं, वो भी करे? तो ऐसे कुछ गलतियां आप बोल सकते हैं क्या, ये मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए? मैम जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा तो मेरा स्टार्टिंग का जो सबसे वीक सब्जेक्ट था वो रीजनिंग सेक्शन था। लेकिन मैं हम्म। आपको ये बता दूं कि आज के समय मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर ही रीजनिंग चैप्टर है। मैं हम्म। अगर किसी मॉक में 100% अटेम्प्ट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन रीजनिंग मेरा 100% जाता है। तो इसका मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूंगा कि आप बस और बस डिटर्मिनेशन के साथ आप मॉक लगाते रहो। आप जितना मॉक लगाओगे आपकी जो प्रॉब्लम्स है उतनी जल्दी ज़्यादा दूर होंगी। और रही वजह से सभी के अपनी एक वीक सब्जेक्ट्स होते हैं या कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो आप कंटिन्यू किए रहो, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ, किसी का मैथ हुआ, किसी का इंग्लिश हुआ, किसी का रीजनिंग हुआ, उसमें आप फोकस करो। आप उस पर जितना कंटिन्यू धीरे धीरे करोगे काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में महसूस करोगे। क्योंकि मेरे साथ भी ये लगभग ऐसा ही था। मैं कई सारे रीजनिंग के क्वेश्चन देखता था, मैं इसको स्किप कर देता था, खासकर पजल कुछ सेक्शन को, क्योंकि मुझे लगता था कि काफी टाइम टेकन है, मुझे मेरा टाइम जो है कंप्लीट नहीं पाए। पर जैसे जैसे मैं उसको लगाते गया वैसे वैसे मुझे समझ में आते गया और वैसे वैसे वो पॉइंट्स मेरे स्ट्रांग होते गए। और मेरा, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो आज के टाइम में है वो रीजनिंग सेक्शन में है। बाकी आप इंग्लिश के लिए अगर आपको कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आप सवा मैम की वीडियो देख सकते हो। मैथ्स के लिए तो मैंने, क्योंकि मैथ्स मेरा नॉर्मल बेसिक स्ट्रॉन्ग था तो मुझे मैथ्स का वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ा। मैथ्स में कोशिश करता हूँ कि कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर कर अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाऊं। मेरा मैथ्स बस ये था कि मैं उन कॉन्सेप्ट को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे उन्हीं को पकड़ के मैं क्वेश्चंस लगाता था और मेरे क्वेश्चंस लगभग हो जाते थे। कोई ऐसा बेसिक हार्ड क्वेश्चन नहीं फंसता था मेरा। हाँ, जो टीआई आ गया ये या टाइम टेकन डीआई आ गया उसमें थोड़ा टाइम लगता था, बट एट द एंड हो जाता था। बाकी रीजनिंग के लिए तो गोली बोर्ड के जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, आप उनका वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे वो सभी टीचर्स जो होते हैं काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल व्यू में बताते हैं बच्चों को। और बच्चे, काफी बच्चे हैं जो मेरे नॉलेज में जो होली बोर्ड के देख के पढ़े हैं और आज क्वालिफाई किए हैं। जैसे मुझे तो मान लीजिए काफी समय लग गया, 10 ईयर्स का समय लग गया क्वालिफाई करने में। बट मेरे कई सारे ऐसे, मैं जब बैंकिंग इंडस्ट्री में आया हूँ तो मेरे के साथ जो ज्वाइन किए हैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले जो 1 ईयर या 2 ईयर का अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर ले गए हैं। उनका भी ज्यादातर परसे जो सब उन्होंने टीचर्स, होली बोर्ड के टीचर्स को बैठ के दिया है, सीखा है, होली बोर्ड के मॉक लगाए हैं उनके भी। जी। अभी आपने मतलब एक तो क्लियर कंसेप्ट बोल लिया कि ये सब गलतियां आपने की है, ये सब आपने सुधारा भी है और इसी वजह से आपको आज ये पोजीशन मिला है। तो अभी हम मेंस की तरफ थोड़ा जाते हैं कि वहाँ पे जैसे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, सेक्शंस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसा आता है एग्जाम में, पैटर्न कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, किसमें कितना टाइम आपने दिया, कितना देना चाहिए, थोड़ा बताइए। क्योंकि मैम जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो एक स्पीड टेस्ट होता है, बस एक नॉकआउट राउंड होता है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स को आउट करना होता है। लेकिन जो मेंस हाँ। का सेक्शन होता है उसमें मैम हमारे जो असली कॉम्पिटिटर होते हैं वो बैठते हैं। तो मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपकी हम्म। स्पीड काम नहीं आती, आपकी नॉलेज काम आती है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस जी। में आप कभी भी देखोगे तो मेंस में कभी भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है। मेरे ख्याल से जो हम्म। लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था 200 में से 70 के आसपास था। 70 या 768 के आसपास था 200 में से। तो ये आपको यहीं से अंदाजा लग जाता है कि जो मेंस का सेक्शन होता है वो नॉलेज बेस्ड होता है और नॉलेज बेस्ड हम्म। टेस्ट में जो होता है अटेम्प्ट करना नहीं होता है आपको।
तो आप उतने ही अटेम्प्ट करो जितने में आप जो है क्वालिफाई कर सको और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। जैसे मैथ्स का सेक्शन होता है, मैथ्स के सेक्शन में बहुत सारे लोग होते हैं कि उनकी कोशिश से पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का क्वेश्चन अटेम्प्ट जाए। बट मेरा ये मानना है हम्म। कि आप 50 में से 20 क्वेश्चन करो विथ 100% एक्यूरेसी, और आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे। तो जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गए, इंग्लिश हो गए, जीके हो गए, ये सभी लिमिटेड ही है। मतलब मेंस में आपको सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जिनको आप पर्टिकुलर गिवन टाइम में और एक अच्छे स्कोर तक गेन कर सको उतने गिवन टाइम में। तभी आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप ये मेंस में सोच के चलोगे नहीं मैं रीजनिंग पूरा करूंगा, जीके में कुछ कम करूंगा, फिर मैथ में थोड़ा देख लूंगा, तो मैम ये पॉसिबल हम्म। नहीं क्वालिफाई कर लीजिए। सभी सेक्शंस को अटेम्प्ट करना जरूरी है, सभी सेक्शंस इंपॉर्टेंट रखते हैं। हाँ ये है कि कुछ सेक्शन जो होते हैं, किसी का वीक बहुत ज्यादा तो उस पर ये होता है कि थोड़ा आप मेहनत करो ताकि आप उसमें थोड़े से तो अच्छे नंबर गेन कर सको। और रही बात मेंस की, तो मैं सबको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप मेंस में मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के बजाय लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट रखो, जिसके साथ जिसमें आप 100% एक्यूरेसी रखे रहो। आप 100% एक्यूरेसी रखे, अगर आप 200 क्वेश्चन में से 100 मतलब 180 क्वेश्चन में से जो है आप जो है 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो ये काफी सफिशियंट है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और चूंकि जो मैं अपना एक्सपीरियंस कहूंगा, तो मेरे जो मेंस में मार्क्स आए थे वो 75 के अराउंड आए थे इस बार, और कट ऑफ 68 के आसपास गई थी। तो मेंस से मेरा 7 नंबर ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा नंबर नहीं था, लेकिन मैं फिर भी क्वालिफाई कर गया क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस मैंने जितने अटेम्प्ट किए थे लगभग लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हुए थे। दो चार क्वेश्चन में मेरे जीके सेक्शन में गलत हुए थे, बाकी लगभग सभी 100% एक्यूरेसी पे थे। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप मेंस में फोकस करो विथ लिमिटेड क्वेश्चन और सेलेक्टिव क्वेश्चन। मतलब एक थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से अभी एक ओवरव्यू मिल गया होगा, जो भी एक्सपीरियंस अभी एग्जाम देने वाला है कि कैसे क्या करना है, थोड़ा ऐसा। तो अभी हम इंटरव्यू राउंड की तरफ जाते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा। क्योंकि मैम ये मेरा पहला इंटरव्यू था तो काफी नर्वसनेस था मुझे, बट थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं यार चलो इस बार तो कर ही लूंगा मैं। क्योंकि मुझसे भी पहले कई लोगों के इंटरव्यू थे, तो उनसे जब वो बाहर आए तो उनसे मैं क्वेश्चन पूछे सर क्या क्या पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ ये है कि आपको सभी क्वेश्चन अगर आ रहे तो अच्छे से आप जवाब दो, अदरवाइज आप उनको सॉरी बोल के उनका टाइम वेस्ट मत करो। तो जब मेरी इंटरव्यू का राउंड आया तो मेरे सामने 5 पैनल मेंबर्स थे इंटरव्यू राउंड में। तो फर्स्ट पैनल मेंबर ने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन जब उनको देना शुरू किया तो उन्होंने फिर उसी में से क्रॉस क्वेश्चंस किए मेरे वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड। तो चूंकि मैं एक कॉलेज में ओके। वर्क कर रहा था एज असिस्टेंट मैनेजर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो इस कॉलेज में वर्क कर रहे हैं, आपका वहाँ पे वर्क किया, तो मैंने उनको अपना वर्क एक्सप्लेन किया। दैन उन्होंने पूछा कि आप जिस कॉलेज में वहाँ पे जो स्टडीज होती है पॉलिटेक्निक की, वो क्या होती, कैसी होती, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया। वो सेटिस्फाई हो गए। देन सेकंड पर्सन ने मुझसे पूछा कि डिफाइन होप, आशा क्या होता है, तो मैंने उनको होप के बारे में डिफाइन किया। आफ्टर मतलब डेफिनेशन, मतलब मैं डिफाइन करने के बाद उन्होंने काफी मतलब हंसते हुए स्माइलिंग वे में कहा कि तभी आप 10 ईयर से लगे हुए हो और अभी तक जो है स्ट्रगल कर रहे हो। मैं कहा जी सर। एंड थर्ड इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि मेरे बीकॉम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, व्हाट इज रियल मनी, व्हाट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये सब चीज़ें रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे जिसका मैंने आंसर दे दिया। क्योंकि मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड का था तो मैं क्लियरली आंसर दे रही हूँ। आफ्टर दैट थर्ड एंड फोर्थ इंटरव्यू ने मुझसे पूछा जीएस रिलेटेड, लाइक व्हाट इज मिल्क वाइट रेवोल्यूशन, जिसका मैंने उन्हें हाँ। आंसर दे दिया। और आफ्टर दैट फिफ्थ इंटरव्यू ने उन्होंने बस नॉर्मली ऐसे पूछा कि अगर आपको जॉब मिल गई तो आप क्या करोगे, मतलब आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटी रहेगी। और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा लास्ट में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड आरटीजीएस। आफ्टर दैट माय इंटरव्यू इज ओवर एंड आई थिंक इट टुक 5 to 7 मिनट टाइम। उन्होंने कहा ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, काफी अच्छा रहा, इंटरव्यू आपका ओवर हो गया, नेक्स्ट सी यू। मतलब आपको जो है कि अब उम्मीद करते हैं कि आप बैंक ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सर, अगर हाँ होता है तो हाँ। बिल्कुल ज्वाइन करूंगा मैं। नहीं, आपका मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था ओवरऑल। सो अभी हम अगर आपको आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो भी एस्पिरेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, उनको ऐसे 2 या 3 टिप्स देने हैं कि ये करने से थोड़ा अच्छा है, तो वैसा कौन से टिप्स होंगे वो? जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूंगा तो मैं सिर्फ सबको यही टिप्स दूंगा, आप लोग सारे लोग जो है मॉक टेस्ट लगाते रहो, रेगुलर बेसिस पे लगाओ।
कोशिश करो जितना ज्यादा मॉक लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। मॉक लगाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉक लगाते जाए। मॉक लगाने के हम्म। बाद जो है कि आप उसको एनालिसिस करो कि आपकी जो गलतियां हैं वो कहाँ हो रही है, और उस गलतियों का सबसे शॉर्टकट वे क्या होगा जल्दी से जल्दी करने का। और हम्म। बाकी मतलब एग्जाम है, समय लगेगा, हो सकता है किसी का जल्दी हो जाए, किसी का टाइम टेकन हो जाए, बट यही है कि लास्टली की होप नहीं खोनी है। आपको भी एक होप बना के रखनी है, और एक ये अंदर मान के चलना है कि मैं कर लूंगा किसी न किसी दिन। बाकी हॉलीवुड के मॉक्स हैं, बाकी टीचर्स हैं, मॉक लगाते रहें। नहीं आएगा कुछ तो टीचर्स तो अवेलेबल 24 आवर है हमारे इंटरव्यू यूट्यूब पे। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होंगी, जो हमारे मतलब बैचेस नहीं खरीद सकते हम्म। हैं। तो हमारे हॉलीवुड के हम्म। टीचर यूट्यूब पे भी आते हैं, कई सारे फ्री में पढ़ाते हैं। हम्म। उनके यूट्यूब से वहाँ से देख सकते हैं। बाकी टीचर्स के साथ जो सपोर्टिव मिलता है वो एक अलग ही होता है। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी, आप मॉक लगाते रहें। कोई परेशानी हो, आप सर हॉलीवुड के टीचर से या सपोर्ट हेल्प टिक से एनी टाइम उनसे हेल्प ले सकते हो। हॉलीवुड हमेशा हेल्पफुल के लिए तैयार है, हेल्प के तैयार है। आपको ऐसा याद है कि आपने कितने मार्क्स दिए होंगे ऑलिव बोर्ड से, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब ऑब्वियसली आपने बहुत कुछ बोल ही दिया, मेंशन कर दिया ऑलिव बोर्ड के मैम बारे में। फिर मैं भी। आपको मैं आपको ये बता दूं कि सिंस 2020 मैं ओली बोर्ड्स के मॉक लगा रहा हूँ, और अप्रोक्स आईबीपीएस के जितने मॉक्स होते थे मैंने सारे लगाए। मैं ये कहता हूँ कि मेंस का जो एग्ज़ाम का जो होता था, मॉक होता था, मैं उसको पूरा नहीं लगा पाता था। 5 या 6 ही में मेंस के मॉक लगा पाता था लगभग सभी आईबीपीएस के जितने एग्जाम होते थे, क्योंकि टाइम मेरे पास उतना नहीं बचता था। लेकिन मैं 5-6 मॉक्स लगाता था, फिर उसको एनालिसिस करता था। मतलब मेंस मॉक लगाने के बाद भी दोबारा मैं उसको री अटेम्प्ट करता था, समय रुक रुक के। तो इस तरह मैंने उसको मेंस की प्रैक्टिस की थी। और अगर आपका, मैं यही कहूँगा स्टूडेंट एस्पिरेंट से, अगर आपकी प्री की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है तो आप प्री का प्रिपरेशन छोड़ के मेंस का ही प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्री आपको क्वालिफाई हो जाएगा ये डेफिनेट हो। मेंस में ही थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि मेंस में नॉलेज टेस्ट होता है। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट आ ही गए एंड तक। सो थैंक यू दीपक फॉर सच अ लवली सेशन। टू ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। एंड दीपक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।